हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपनी न्यू सीरीज़ जो कि हमारे इनसाइट आईज की क्विज़ चलती है। तो फिर से इसे स्टार्ट करते हैं। हर एक मंथ की यहाँ पे थोड़ा बहुत क्विज़ भी सॉल्व करते जाएंगे। डेली का हमारा टारगेट रहेगा कि 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। देखिए, डेली क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे तो फ़ायदा होगा। एक तो होगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी प्रीलिम्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है कि आपका यहाँ पे जो टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, विज़न आइज की जो यहाँ पे डेली मैं सेशन लेती हूँ, उसमें जो भी टॉपिक को डील करती हूँ उसी से आपको यहाँ पे क्विज़ देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर्स पे एक अच्छा पकड़ आपका हो जाएगा, साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। ऐसे पढ़ते हुए जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, थोड़ा पढ़ते हो, तो आपको ये नहीं समझ में आता कि आपको कितना समझ में आया। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो उसी टॉपिक से, तब फिर आपको यहाँ पे क्लैरिटी निकल कर आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी थी। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि नहीं समझ में आता, बट क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो क्लियर समझ में आ जाता है। तो ये दो फ़ायदा आपको यहाँ पे होने वाला है। तो हम लोग डेली यहाँ पे इसी टाइम पे आपको देखने को मिलेगा कि डेली हम लोग 10 बजे मॉर्निंग में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शाम के 4 बजे आपको प्रॉपर लेसन देखने को मिलेगा विजन आइज का, ठीक है। और कुछ और स्टैटिक पोर्शन के भी लेसन शुरू होगा, जैसे कि एंशियंट हिस्ट्री की तो कंप्लीट हो गई, मिडेवल हिस्ट्री की कुछ लेसन बाकी है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वो आपको 8-9 बजे के करीब मिल जाएगा, ठीक है। तो पूरे एक दिन का ये शेड्यूल रहने वाला है, जिसमें कि हम लोग क्विज और करंट अफेयर्स साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी लेकर चलेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं हम लोग सितंबर मंथ के साथ। तो सितंबर मंथ की मैगजीन वैसे भी चल रही है, तो आइए उसी से रिलेटेड आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग देखते हैं इकॉनमी की, ठीक है। तो ये तो इकॉनमी का क्विज आप लोग सॉल्व कर लीजिए, साथ ही साथ 4 बजे आप लोग इकॉनमी के भी लेसन आज मिल जाएगी सितंबर मंथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। और हाँ, यहाँ पे कुछ आप लोग को भी ये समझना होगा कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पॉज करके आप लोग भी अपना सॉल्व कर सकते हो। और आउट ऑफ 10 आपको कितने मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। डेली का आप लोग अपना मार्क्स लिखना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि आप खुद को जज कर पाओगे बेटर तरीके से। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में आपको करेक्ट बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ट्रांसफ़र पेमेंट ये एक तरीके का रिसिप्ट होता है, जो कि हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट होते हैं वो यहाँ पे रिसीव करते हैं, वो भी फॉर फ्री। यानी कि ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट है, जब हमारे कंट्री के जो जितने भी रेसिडेंट हैं जो कंट्री में रह रहे हैं, तो फ्री में वो यहाँ पे इसको रिसीव करते हैं। सेकंड है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र पेमेंट में क्या क्या है, तो रेमिटांस है, गिफ्ट है और ग्रांट है। थर्ड है कि ये आपका गवर्नमेंट के द्वारा भी दिया जा सकता है या फिर प्राइवेट सिटीजन्स के द्वारा भी दिया जाता है, जो बाहर रहते हैं, हमारे कंट्री के बाहर रहते हैं, तो वो अपने हमारे कंट्री में जो भी लोग रह रहे हैं उनको वो दे सकते हैं, और सरकार के द्वारा भी ये दिया जा सकता है। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग अपने आंसर को टिक मार्क कर लीजिए। ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करें तो यानी कि कोई ऐसा पेमेंट है जो कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट में आइए, ये रेमिटांस भी हो सकता है, ऑब्वियस है। जैसे कि बाहर के हमारे इंडियंस जब बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यूएई, कुवैत, कनाडा, कहीं भी जाते हैं, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को इंडिया में पैसे भेजते हैं। जितना भी वो अर्न करते हैं, उनको जितना लगता है वो पैसे भेजते हैं, उसको हम लोग रेमिटांस कहते हैं। गिफ्ट है, जैसे कोई गिफ्ट दे दिया आप, या फिर ग्रांट है, सरकार के द्वारा ग्रांट दिया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपका आता है ट्रांसफ़र पेमेंट में। अब अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो थर्ड भी यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तो ये सरकार के द्वारा दिया जाता है और प्राइवेट सिटीजन्स के द्वारा भी दिया जाता है। तो आप लोग देखो कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बहुत ही सिमिलर है। अगर गलत होगा तो दोनों गलत होगा, सही होगा तो दोनों होगा। तो सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे आप लोग दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और यहाँ पे आप आ सकते हो। अब आपका चांसेस है कि क्वेश्चन जो है 50% करेक्ट हो सकता है। तो ऑब्वियस है, फर्स्ट पढ़िए कि ट्रांसफ़र पेमेंट जो कि एक रिसिप्ट है और रेसिडेंट ऑफ कंट्री यहाँ पे लेते हैं, वो भी फॉर फ्री। तो अब ये आप लोग देखिए कि रेमिटांस, गिफ्ट और ग्रांट जो भी आपको मिलता है वो यहाँ पे फ्री में ही मिलता है, आपको तो इसके लिए कुछ और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट है, डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ट्रांसफ़र पेमेंट के बारे में अच्छे से पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, लेकिन एक कॉमन सेंस के हिसाब से कि आपने अब तक इकॉनमी पढ़ा, जाना, समझा, उसके बेसिस में आप ये क्वेश्चंस को जो है डील कर लिए, है कि नहीं। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, और इसी को कहते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। सेकेंड क्वेश्चन में आते, उत्कर्ष 2022, तो ये न्यूज़ में देखा जाता है, तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है ये आपको बताना है। हल्का फुल्का भी याद आ जाए तो आपका काम बन जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन में ज़्यादा स्ट्रेस देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन डेप्थ नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये उत्कर्ष 2022 कभी तो आप सुने होंगे, कहीं तो आप पढ़े होंगे, यही बता दीजिए कि हल्का फुल्का भी याद है तो बता दीजिए। बस ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है, क्या स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मिलिट्री सिस्टम से रिलेटेड है, गवर्नेंस सिस्टम या फिर बैंकिंग सिस्टम। फाइन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी,
तो देखिए मैं यहाँ पे आंसर बता दे रही हूँ, बट आप लोग अपने यहाँ पे पॉज कीजिए वीडियो को, फिर आंसर दीजिएगा। तो बैंकिंग सिस्टम से ये रिलेटेड है। अब फर्स्ट यहाँ पे और भी पॉइंट है कि ये आपको याद रखना है कि ये 3 साल का यहाँ पे रोड मैप है कि कैसे यहाँ पे बैंकों की रेगुलेशन और सुपरविजन्स को इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। और ये जो लाया गया है उत्कर्ष 2022 आरबीआई के द्वारा लाया गया है, ठीक है। ये 3 ईयर का रोड मैप है, वो भी मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए, कि यहाँ पे रेगुलेशन सुपरविजन सेंट्रल बैंक जो है उसकी यहाँ पे इम्प्रूव करनी है। तो इतना ध्यान रखिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन पे। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो यानी कि नैप एक फंडिंग मैकेनिज्म है, ये भी आपका किस बैंक से रिलेटेड है। अब इतना तो समझ में आ गया कि न्यू अरेंजमेंट टू बोरो है, इट मीन्स कि बोरो करने के बारे में पूछा जा रहा है। तो बोरो कहाँ से कौन करता है? बैंकों से ही करता है। तो अब यहाँ पे आपको 4 बैंक दे दिया गया। थोड़ा सा स्ट्रेस देने की ज़रूरत है कि ये नैप आपने किस बैंक के तहत पढ़ा था। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है, विच इज़ IMF, ठीक है। न्यू अरेंजमेंट टू बोरो ये एक फंड मोबिलाइजेशन अरेंजमेंट है IMF का, जिसमें कि जो एडिशनल फंड है ना, यानी कि बोरोविंग से मेंबर कंट्री जो बोरो करते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उनका कुछ एडिशनल फंड होता है, उसको मोबिलाइज करना है। इसके अंदर जो मेंबर कंट्रीज और जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे रेडी है कि लेंड कर सकते हैं फंड को। फाइन। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे ईडी के बारे में है और इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड कि इनकरेक्ट बताना है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में विच इज़ इन न्यूज़। तो फर्स्ट है कि ईडी जो है वो अपॉइंटेड होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी के अप्रूवल से, जो कि यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, इन्हीं के अप्रूवल के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है वो। और इस कमेटी को कौन हेड करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर। सेकंड है कि ये जो फंक्शन करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर करते हैं। तो यहाँ पे आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, और भी स्टेटमेंट आप देख लीजिए, 2 स्टेटमेंट और है। थर्ड है यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे ब्लैक मनी और जो यहाँ पे आप देखो हवाला ट्रेड केसेस है, तो उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है कि उसको यहाँ पे ट्रैक करता है। एक सेकेंड, ये तो ब्लर ही है, क्लियर ही नहीं हो रही है। हाँ, और फोर्थ है नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये फोर्थ 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि गलत कौन सा है। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है कि ईडी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट यहाँ पे बनता है, और इस कमेटी को हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इनके अप्रूवल से ही यहाँ पे ईडी का अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये वर्क करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो बी यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्योंकि इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। और ब्लैक मनी को ट्रैक करते हैं, हवाला ट्रेड केसेस को ट्रैक करते हैं। ईडी अभी न्यूज़ में है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस है उसमें आप लोग देखोगे कि ईडी है, और ईडी के द्वारा यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस देखा जा रहा है, जो रिया चक्रवर्ती के और शौविक चक्रवर्ती के ऊपर है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें इंक्लूड है। तो ये मनी जो लॉन्ड्रिंग है उसका केस देखते हैं, ठीक है। एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो कि यहाँ पे इकोनॉमिक लॉ और जो यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइम होता है इंडिया में, पैसे से रिलेटेड जो क्राइम होता है उसके रिस्पॉन्सिबल है, उसको देखती है। ये जो फंक्शन करते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके अंदर आता है, उसको ये उसके अंदर ये फंक्शन करते हैं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसमें कि ईडी जो हमारे इंडिया में है वो मोस्ट कंसर्न है? तो किस कानून के तहत ये काम करते हैं? नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, NDPS इसको कहते हैं। साथ ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, या फिर पब्लिक डेट एक्ट, या फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, विच इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे आंसर डी होगा, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े हैं कि पैसे से रिलेटेड जो क्राइम है उसको ये देखता है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो अभी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पे चल रहा है उसके ऊपर ये देखा जा रहा है, ठीक है। तो डी है यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट, एक स्विफ्ट कोड होता है, ये स्विफ्ट कोड भी न्यूज़ में रहता है। तो ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पेमेंट गेटवे सिस्टम, या फिर क्विक टोल प्लाजा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये स्विफ्ट कोड है क्या, ये बताना है। किससे रिलेटेड है ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ठीक है। ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्विफ्ट स्टैंड फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेली कम्युनिकेशन इज़ अ सिक्योर फाइनेंशियल मैसेज कैरियर है। ये एक ट्रांसपोर्ट मैसेज है जो कि वन बैंक से जो है दूसरे बैंक में जाता है, और ये आपका एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है, जिसमें कि ये इनका रिस्पॉन्सिबल है कि जो सिक्योर ट्रांसमिशन चैनल है ना बैंकों के बीच में वो बना रहे। अब आते हैं सेवन्थ में। अगेन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये भी न्यूज़ में है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या एक डोनेशन है जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा रिसीव किया जाता है इंडियन NGO को, या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जो कि यहाँ पे ये एग्जेम्प्ट है, छूट मिला है इनकम टैक्स पेमेंट के तहत, या फिर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है जो कि सिटीजन्स के द्वारा लिया जाता है और इसको गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक किया जाता है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो है क्या ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? तो करेक्ट आंसर सी है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो कि यहाँ पे सिटीजन के द्वारा लिया जाता है और इसको
उसको गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैक किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, रिसेंटली उनके द्वारा ये प्रपोज किया गया है जिससे कि यहाँ पे जो एसएफटी है, स्पेसिफाइड जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इसका स्कोप को जो है और बढ़ाया जाए। इसमें न्यू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस रखा जाए, जैसे कि डोमेस्टिक बिजनेस जो क्लास एयर ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल है, उसको इंक्लूड किया गया। एजुकेशनल फ़ी डोनेशन को अगर पेमेंट करना है, या फिर आपको ज्वेलरी वगैरह परचेज़ करना है, कुछ वाइट गुड्स परचेज़ करनी है, पेंटिंग, मार्बल, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शंस जो कि आपका 1 लाख से ज़्यादा है, और पेमेंट है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कि 50,000 से ज़्यादा है, होटल का यहाँ पे आपका स्पेंड हो, या फिर पेमेंट हो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो कि 20,000 से ज़्यादा है, तो वो सब यहाँ पे ट्रांजैक्शन का जो है वो आप स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के तहत कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ट्रेड्स के बारे में, जो कि है ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसके बारे में आपको बताना है कि है क्या। ट्रेड एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि फाइनेंसिंग जो ट्रेड होता है, यानी कि जो एमएसएमई सेक्टर है, उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो भी मल्टीपल फाइनेंसर्स होते हैं यहाँ पे। सेकंड है कि सिर्फ एमएसएमई जो है वो यहाँ पे एज अ सेलर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। थर्ड है कि बैंक और एनबीएफसी जो है वो यहाँ पे फाइनेंसर्स के जैसा वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं ट्रेड्स में। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पे करेक्ट बताइए। देखिए, ट्रेड्स जो कि आपका कहा जा रहा है कि ट्रेड रिसेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आपका फैसिलिटीज़ है कि फाइनेंस किया जाएगा, या फिर जो ट्रेड रिसेबल जो आपका डिस्काउंटिंग होता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा एमएसएमई सेक्टर्स को। तो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। ऑल्दो यहाँ पे ऑनली है, बट ये एक्सेप्शनल होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी ऑनली हो वो 100% इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। नो, 90% करेक्ट होता है, सॉरी 90% इनकरेक्ट होता है। बट अब आप लोग यूपीएससी देखते हो कि ये खेल को समझ गए हैं कि कैंडिडेट्स आज के डेट में बहुत स्मार्ट हो गए, और वो समझ गए कि ऑनली वाले स्टेटमेंट जो है हमेशा इनकरेक्ट नहीं होता। तो अब वो ऐसे ही स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कि ऑनली स्टेटमेंट रखते हैं जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू। तो इसलिए अब आपको जो है थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ऑनली वाला जो स्टेटमेंट होता है वो इनकरेक्ट होता है कि करेक्ट होता है। ऑनली जो एमएसएमई है वही यहाँ पे एज अ सेलर के जैसा वो यहाँ पे ट्रेड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और फाइनेंसर्स के जैसा यहाँ पे बैंक और एनबीएफसी जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 2019-20 का जो बजट था उसमें ये प्रपोज किया गया है ट्रेड प्लेटफॉर्म को, और यहाँ पे आप लोग देखो कि सेलर, बायर और जो फाइनेंसर्स हैं ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस ट्रेड प्लेटफॉर्म में, लेकिन जो सेलर जैसा जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है वो यहाँ पे एमएसएमई है। कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पीएसयू और कोई और एंटिटी जो है वो यहाँ पे बायर्स जैसा हो सकता है, और साथ ही यहाँ पे फाइनेंसर्स कौन है, तो एनबीएफसी और बैंक यहाँ पे फाइनेंसर्स है जो कि पैसे वगैरह देंगे। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में। यहाँ पे है इंडिया का टैक्स सिस्टम के बारे में करेक्ट आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि लास्ट 10 ईयर्स में इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो कम देखने को मिला है डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो का। सेकंड है कि जो एवरेज शेयर है डायरेक्ट टैक्स का ओईसीडी कंट्रीज़ में ये ज़्यादा है अगर हम लोग इंडिया के कंपैरिजन में देखें। तो करेक्ट कौन सा ये बताना है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नीदर। अब यहाँ पे देखिए एक मार्जिन मैं लेकर बताती हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स में, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स में तो आप लोग थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल देख सकते हो कि 1% चांसेस होता है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट हो, बट इन लास्ट 10 ईयर्स में कुछ भी अगर स्टेटमेंट दिया जाता है तो 99.9% ऐसा है कि वो इनकरेक्ट ही होता है, क्योंकि इतने लंबे समय से कोई भी चीज़ स्टैग्नेंट नहीं होती है, कोई भी चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि एक जैसा नहीं चलता, कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स जरूर आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इंडिया का जो इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी है वो हमेशा ही लो रहता होगा डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी का। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप इनकरेक्ट कह सकते हो क्योंकि ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी कहा जा रहा है। सेकंड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सो आंसर यहाँ पे बी होगा। लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो यानी कि जीडीपी पूरा जो कंट्री का होता है, यानी कि एक टेरिटरी के अंदर वन फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग काउंट करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, दैट इज जीडीपी। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स जितना आता है उससे अगर हम लोग जीडीपी को यहाँ पे डिवाइड करें तो ये जितना होता है, और उसके बाद जो डायरेक्ट टैक्स आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट टैक्स बाय जीडीपी, इसका जो यहाँ पे रेशियो जितना आता है, तो ये बोला जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का हमेशा कम होता है अगर हम लोग डायरेक्ट टैक्स की कंपैरिजन में देखें। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इंडिया का टैक्स सिस्टम अगर आप देखोगे तो रिग्रेसिव है, यानी कि हेवी डिपेंडेंस आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें कि लोग जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, वो पास ऑन पास होता है, यानी कि अगर किसी को देना है, जैसे रेस्टोरेंट में रेस्टोरेंट वाला को देना रहता है, तो वो जो है जो रेस्टोरेंट में
आते हैं लोग, कंज्यूमर आते हैं, उनके ऊपर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फैक्ट्री में जो आपका मैन्युफैक्चर होता है उसमें टैक्स लगता है और वो उनको टैक्स देना होता है, बट वो मार्केट में जो दुकान है उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं, दुकान वाले जो है कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र होते जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये सरकार को पहुँचता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि इनकम टैक्स फाइल किया जाता है, जो लोग होते हैं, हमारे सिटीजन्स होते हैं इंडिया के, वो डायरेक्ट जो है ना इनकम टैक्स के थ्रू सरकार को पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट क्या, उनको जो है सरकार को टैक्स देते, तो सरकार के पास रेवेन्यू उसी से जनरेट होता है। तो इंडिया का टैक्स सिस्टम आप देखो रेग्रेसिव है और ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स पे ही डिपेंडेंट होता है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है रिमेन कंसिस्टेंटली ये बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स पे बहुत ज़्यादा अभी भी रिलाई हुआ करता है। और डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी की अगर बात करें तो वो यहाँ पे कम है। अब यहाँ पे एक देख लीजिए मैप है, ग्राफ है, इससे आप बेटर समझ पाओगे। टोटल टैक्स जीडीपी रेशियो इतना है वाइट कलर में 18.9। वहीं अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का, तो इनडायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो आप देख सकते हो कि हमेशा ज़्यादा है, ये 11.6 है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी कितना है, तो 7.4 है। तो ये हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि फिनेंशियल ईयर आप देखो कि 2005 से लेकर ये 2020 तक का बताया जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमेशा ज़्यादा है। अब यही चीज़ आपका स्टेटमेंट जो है अगर रिवर्स करके रहता है कि हमेशा ज़्यादा है, तो आप लोग देख सकते हो कि 0.1% है, जो कि इस तरीके का स्टेटमेंट करेक्ट होता है, बट इनकरेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा है, दैट्स वाई ये इनकरेक्ट है। ओके, तो 9 क्वेश्चन हमारी आज की डेट में कंप्लीट हो गई। इकोनॉमी में सिर्फ 9 क्वेश्चन ही थे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के साथ। तो आज के लिए जो 9 क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि आउट ऑफ 9 आपके कितने मार्क्स आए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है पहले से। अगर आप लास्ट ईयर से यहाँ पे लगे हुए हो तो ये सारे टॉपिक आप पहले भी पढ़े होंगे, तो ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि आप लोग को दिक्कत हुआ होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ट्रिकी थे, बाकी सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी थे। तो बताइएगा कि कितने मार्क्स आए हैं। कोई हेजिटेट होने की बात नहीं, ज़ीरो भी आता है तो शान से लिखिए कि आपको ज़ीरो आता है, क्योंकि ये आपको हर दिन याद दिलाएगा कि आपको अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, कंटिन्यू रखना चाहते हो आप लोग, तो बस लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेट मिलता है और बस मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे लेसन लेकर आती हूँ। तो टाइम आप लोग देखिए फिक्स है, उसी हिसाब से आप लोग अपने स्केड्यूल कर लीजिए। 10 बजे आपको शार्प 10 AM में ये आपको क्विज़ वाली वीडियो मिल जाएगी और 4 PM में जो है आपको विजन आइज की मैगजीन्स की लेसन मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये दोनों लेसन आपको टाइम पे देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग जो है हर एक डिफरेंट मंथ की आप लोग डिस्कशन भी देख सकते हो, क्विज सेशन भी देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।